बजरंगबली के नाम से बीड़ी बनाई जाती है, शिव के नाम से बीड़ी बनाई जाती है, पार्वती के नाम से जो है बीड़ी बनाई जाती है। जर्दा और तंबाकू जो है इन महापुरुषों के नाम पर बनाए जाते हैं। पर ये सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, उसमें वो कैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों से एलर्जी नहीं होती है। आप सभी को नमस्ते। मैं मुकेश आर्या, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर से एक बार हमारे साथ हैं गुरुकुल धीरनिवास के यशस्वी प्रधान पे जो शोभायमान हैं स्वामी आदित्य वेश जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन मुकेश, धन्यवाद। एक विशेष बातचीत के लिए हम स्वामी जी से फिर मिले हैं आज। और जैसा कि हम भारतवर्ष में सुनते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें सर्वधर्म के लोग रहते हैं, और उसमें एक हम सुनते भी हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये जब चीज़ें हमारे भारतवर्ष में सुनने को मिलती हैं तो इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनको आपस में मिलजुल के रहेंगे, आपस में एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे की भावनाओं की अगर हम कदर करेंगे तभी हम शांति से इस देश में रह सकते हैं। अभी महज 4-5 दिन पहले हमने होली का इतना बड़ा त्यौहार जो हम मनाते हैं वो मना के हटे हैं, और इसी होली के त्यौहार में हमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आई, और एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि इससे ज़्यादा बड़ी घटनाएं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इग्नोर करते चले गए हम तो ये बहुत बड़ा एक दिन रूप ले लेंगी। कॉन्वेंट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ स्वामी जी। उसमें एक वीडियो वायरल हुई है कि बच्चों को उसमें होली मनाने से मना कर दिया गया है। पेरेंट्स की और स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनकी कुछ बातचीत उसमें सुनने को मिली वीडियो में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि बच्चों को स्कूलों में होली मनाने से मना कर रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल वाले? बहन मुकेश, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरी आपकी टीम का भी। दूसरी बात यह है कि कॉन्वेंट स्कूल में होली नहीं मनवाने दी गई। इससे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा क्यों, एक बात। दूसरा, निश्चित तौर पर जिस तरह की वो वीडियो है, यदि आप, मैं चाहूँगा आप अपने दर्शकों को भी वो छोटी सी वीडियो का क्लिप जरूर दिखाएं। जी जी स्वामी। इस वीडियो में जो आपने देखा है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि परिवारजन ये कह रहे हैं कि यदि बच्चे रंग लेकर के आएंगे तो उनका जो है वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा उनको, और उनको खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इवन घर पर भी यदि बच्चे खेल करके आते हैं उनके लिए भी टीचर्स बैन करते हैं कि आपके यहाँ पर रंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कॉन्वेंट स्कूल एक पर्टिकुलर विचारधारा के स्कूल हैं, एक विचार के साथ वो चलते हैं, उनके लिए अपना विचार महत्वपूर्ण है। आप या आपकी संस्कृति, आपके सिद्धांत, आपके विचार उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि सांस्कृतिक धरोहर की जैसे आपने बात कही कि सबके विचारों का सम्मान होना चाहिए, उसको यदि हम दृष्टिगत रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको इजाज़त दे देनी चाहिए। भारत जैसे देश के अंदर यदि कोई शिक्षण संस्थान है और जो बहुसंख्यक आबादी है जिसकी, और उसके जो त्यौहार हैं, जो त्यौहार जो है पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं इस वर्ग विशेष के लिए, तो वैसे त्योहारों को मनाने से रोकना या उस विचार को रोकना, और उसके बाद जिस तरह से वो बोल रहे हैं वहाँ जो खड़े हुए लोग हैं, एक उनकी प्राचार्या हैं, कोई एक और व्यक्ति है, और वो स्पष्ट मना कर रहे हैं कि कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये तो वो थी जो कैमरे के सामने आई, और जो बोलते बोलते परिवारजन कह रहे हैं कि आपने बच्चों को धमकी दी है कि यदि कोई भी बच्चा खेलेगा या वो रंग लगा करके आएगा तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, और हमें पुनर्मूल्यांकन अपना खुद का भी करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन धरोहरों को बचा करके रखना है, या हमारे जो तीज त्यौहार जिनको हम बोलते हैं, इन त्योहारों की विरासत को बचा करके रखना है, तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये कॉन्वेंट स्कूल की जो आजकल परंपरा चल रही है स्वामी जी, असलियत में कॉन्वेंट है क्या? मुकेश बहन, कॉन्वेंट ये यूरोप का कल्चर है, ये शब्द भी वहीं का है। कॉन्वेंट जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है खास करके ऐसे संस्थानों के लिए जिनको नन चलाती। नन जो हैं ईसाइयों में जैसे पादरी होते हैं पुरुष, इसी प्रकार से नन होती हैं महिलाएं जो शादी नहीं करवाती और वो ऐसे ही शिक्षण संस्थानों में रहती हैं। जी जी जी। कॉन्वेंट स्कूल सबसे पहले 1609 में इंग्लैंड में बना पहला कॉन्वेंट स्कूल, और उसके बनने के पीछे का लॉजिक ये है कि जिस तरह से भारत में लिव इन रिलेशनशिप की एक बात आई है, वो अभी कानून बने हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का, पर कानून बने, हम कर भी कुछ नहीं सकते।
मैं ये कहना चाहता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप की जो आज यहाँ पर मान्यता हुई है, यूरोप के देशों में बहुत पहले से है। और उस समय जो बच्चे पैदा होते थे उनको रखने के लिए वो कहाँ रखे जाएं, किन के पास रखे जाएं, उस समय ये कॉन्वेंट स्कूलों का कहिए, कॉन्वेंट संस्थाओं का प्रारंभ हुई, वो संस्थाएं वहाँ रहने लगी। और नन जो होती थी, जो महिलाएं होती थी, जो पादरी नहीं, पादरी तो पुरुष होते हैं, जो महिला होती थी खास करके ईसाई प्रचारक ही थी वो उन बच्चों की देखरेख के लिए वहाँ स्कूलों में रहती थी। तो जहाँ पर नन रहती हों और वहाँ पर जो एक तरह से अनाथ जो बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप का नहीं पता होता है, उन बच्चों को रखने के जो संस्थान थे उनको कॉन्वेंट कहा जाता था। और ये 1842 में पहली बार जो है भारत में बना था, कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल, और 1609 में इंग्लैंड में इसकी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना हुई थी। जी 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 स्वामी जी, कॉन्वेंट स्कूल का जो जिस बात कर रहे हो आप, इसका कितना पुराना इतिहास है स्वामी जी? हाँ, जैसे मैंने बताया कि 1609 में ये इसकी स्थापना हुई, और उस समय के जो वहाँ के जो कानून कहिए या रीति रिवाज थे, वहाँ के जितने भी दार्शनिक थे उनका भी यही मानना था कि बच्चे कहीं ना कहीं व्यक्ति परिवार तो वहाँ कह ही नहीं सकते आप, खास करके यूरोप के देशों में, और परिवार जैसी संस्थाएं भी भारत में ही चलती हैं। तो वो कहीं पति पत्नी के संबंधों में ये बच्चे जो है ना वो अड़चन ना पैदा करें, इसलिए उन बच्चों को जानबूझ करके इन कॉन्वेंटों में छोड़ा जाता था। तो ये उसका इतिहास है। और ख़ास करके ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप का नहीं पता होता था, जो निराश्रित होते थे, अनाथ होते थे, उनको रखने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों का जो है वो प्रयोग किया जाता था। आपको पता होगा, लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा पद्धति इस देश में दी 1835 में। उसी के आधार पर पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में 1842 में बना। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले की यदि आप चिट्ठियाँ पढ़ेंगे, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले लाइफ एंड लेटर्स और एपिसोड 1835, यदि आप ये पढ़ेंगे उसमें उसने स्पष्ट कहा है, मैं ऐसे शिक्षण संस्थानों को डेवलप कर रहा हूँ जिसके अंदर पढ़ने वाले अधिकांश लोग वो गोरे नहीं बल्कि काले अंग्रेज होंगे। जी। उनको अपने जीवन के, अपने संस्कृति के या अपनी विरासत के लोकोक्तियाँ और मुहावरे तक भी याद नहीं होंगे। उनको अपनी संस्कृति के ऊपर कभी गर्व महसूस नहीं होगा। वो अंग्रेज़ बनने में जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अंग्रेजी बोलना जो है वो अच्छा मानेंगे। तो ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेज़ जब आए वहाँ से, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद फिर 1842 में 1842 ये पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में बना। और लॉर्ड मैकाले की उसी शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए, जिसके माध्यम से वो हमारी शिक्षा पद्धति को निस्तेनाबूद करना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं थी उनको चूर चूर करना चाहता था, उसी का एक हिस्सा ये उस समय कॉन्वेंट स्कूल के रूप में स्थापित हुआ था। जी, ऐसे आजकल स्वामी जी माँ लक्ष्मी कॉन्वेंट, बजरंगबली कॉन्वेंट, श्री राम कॉन्वेंट, अनेकों स्कूल खुल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहन मुकेश, ये बड़े कष्ट की बात है। ये देश, इसके बारे में क्या कहा जाए। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, हम लोग जब आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के सन्यासी या विद्वान, इन लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। अब विडंबना ये देखिए, मैं कॉन्वेंट स्कूल के ऊपर भी आऊँगा, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, इसी देश के अंदर बजरंगबली के नाम से बीड़ी बनाई जाती है, शिव के नाम से बीड़ी बनाई जाती है, पार्वती के नाम से जो है बीड़ी बनाई जाती है, जर्दा और तंबाकू जो है इन महापुरुषों के नाम पर बनाए जाते हैं। पर ये सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, उसमें वो कैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों से एलर्जी नहीं होती है। अब पिछले दिनों किसी एक बदतमीज़ ही कहूँगा मैं, किसी व्यक्ति ने टॉयलेट्स पेपर के ऊपर दुर्गा के जो है वो चित्र छाप दिए। ये तो एक अलग बात है कि हम किसी चित्र की पूजा नहीं करते, परंतु जो महापुरुष हैं, चाहे श्री राम हैं, कृष्ण हैं, ये हमारे आदर्श पुरुष हैं। हम इनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आजकल लोगों में एक होड़ लगी है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कोई व्यक्ति कहे कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं, सेंट थॉमस में पढ़ते हैं, क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। इस तरह की बातों को देखते हुए यदि आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आपका स्टेटस माना जाएगा बहुत अच्छा है। भले ही आप वहाँ से फ़ीस डिफ़ॉल्टर हो, आप इतनी महंगी फ़ीस है इनकी, यदि फ़ीस ना भी दे चुके हों तो भी प्राउड फील करते हैं कि नहीं जी, हाँ मैं मेरे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। यदि कोई कहते कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हीन भावना उसके अंदर आ जाती है। ये स्टेटस सिंबल के नाम पर कॉन्वेंट स्कूलों का प्रयोग होना शुरू हुआ नाम का। उसी को देखते हुए आजकल भारतीय लोगों ने, और ख़ास करके सनातन धर्म या हिंदू समाज से संबंध रखने वाले लोगों ने भी एक विडंबना कहूँगा मैं ये, उन्होंने बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल, माँ दुर्गा कॉन्वेंट स्कूल, रानी लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल, इस तरह से नेताजी कॉन्वेंट स्कूल, इस तरह से नाम बदल करके, ताकि लोग प्रभावित हों, वो इन कॉन्वेंट स्कूलों में आना शुरू करें। तो ये विडंबना है, और कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुषों के साथ छलावा है। आप बजरंगबली जी के नाम से स्कूल बना रहे हैं,
और किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के छोटे से छोटे बच्चों को बजरंगबली जी का इतिहास पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई कॉन्वेंट स्कूल है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता ही नहीं, सिर्फ टाइटल नाम यूज हो रहा है, ब्रांडिंग जिसको कहते हैं वो ब्रांड यूज हो रहा है, एक साजिश के तहत। साजिश भी है और लोग कहीं ना कहीं व्यापार को महत्व दे रहे हैं, कहीं अपने विचार को महत्व नहीं दे रहे। उसका ये दुष्परिणाम है कि लोगों ने आजकल इसको करना प्रारंभ किया और इसके आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत गंभीर परिणाम हमारे सामने आएंगे। जैसे अभी स्वामी जी बात कर रहे हैं, इस तरह के जो वातावरण बन रहा है और साथ ही साथ में जैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बिल्कुल इसके अनुकूल नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कहूँ, वैदिक संस्कृति कहूँ, इसके ऊपर इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा और संस्कारों पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का? मुकेश बहन, पहले मैं वैदिक संस्कृति की बात करता हूँ। जो संस्थान जिस विचार को लेकर के खड़ा किया जाता है, यदि आप आज गुरुकुल की बात करेंगे कि गुरुकुलों को क्यों बनाया जा रहा है, गुरुकुल हमारी प्राचीन जो वैदिक संस्कृति है उसको बचाने के लिए हैं। कॉन्वेंट स्कूल ईसाई मत के प्रचार के लिए हैं। जैसा मैंने पहले कहा, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, खासकर में भारत में, जो अंग्रेज अपने विरासत के रूप में लेकर के, अंग्रेज चले गए पर कॉन्वेंट को और उस विचार को यहीं पर छोड़ करके चले गए। किसी भी विद्यालय में और खास करके कॉन्वेंट स्कूलों में, वैसे तो यहाँ सरकारी या और दूसरे जो स्कूल हैं उनमें भी सही इतिहास अभी तक नहीं पढ़ाया जा रहा है आज़ाद भारत में। दूसरी बात यह है कि कॉन्वेंट जो भी स्कूल होंगे वो उसी विचार का प्रचार करेंगे, उसी मत का प्रचार करेंगे जिस मत में वो रहते हैं। जी बिल्कुल। परंतु आप उनसे अपेक्षा करें कि हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति को वो बचा ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े से कपड़े पहनते हैं, टीचर जो है वो भी बच्चों के गले में हाथ डाल करके वो डांस करते हुए आपने भी वीडियोस देखी हैं। जी बिल्कुल। ऐसी जब परिस्थितियाँ चल रही हैं तो हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं बचाई जा सकती है और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें पुनः हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसकी ओर लौट करके आना पड़ेगा। ये बात निश्चित तौर पे कि उसमें कुछ यदि आप डेवलपमेंट या सुधार करना चाहते हैं तो उसके सुधार की गुंजाइश ये है कि आप भाषाओं का ज्ञान दीजिए। कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, कोई फारसी बोलना चाहता है, जर्मन बोलना चाहता है, चाइनीज़ बोलना चाहता है, समस्त भाषाओं का ज्ञान करवाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने भी खुद कहा है कि समस्त भाषाओं का भी ज्ञान करवाएं, इतिहास और विज्ञान का भी ज्ञान करवाएं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान करवाएं और फिर आगे बढ़ाएं। तो ये कॉन्वेंट स्कूल में तो आप हिंदी की भी बात, हिंदी की तो दूर की बात है, अगर हम हरियाणा के कॉन्वेंट स्कूलों की बात करें और वहाँ हरियाणवी शब्द उनसे पूछने लग जाएं तो उनको यही नहीं पता होगा कि क्या है, हिंदी उनको नहीं पता है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन वैदिक जो संस्कृति है उससे विमुख हो जाएंगे। दूसरा, शिक्षा जो है वो संस्कारों का माध्यम है, संस्कार देने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो माँ के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये कॉन्वेंट स्कूलों में आपको नहीं पढ़ा जाएगा। कॉन्वेंट स्कूलों में आपको एक मशीन का पुर्जा बनाया जाएगा जो समाज में कहीं ना कहीं जाकर के फिट हो जाएगा, पैसे कमाने की मशीन बन जाएगा या वो विदेश में जाकर के अपनी नौकरी करेगा। इतना तो वहाँ हो सकता है, परंतु संस्कार बच जाएंगे या संस्कृति बच जाएगी, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं देता है। जी जी बिल्कुल। तो स्वामी जी, इन सब चीज़ों का ऑप्शन क्या दिखाई देता है हमें, मतलब ये इनका समाधान क्या होगा? समाधान मुकेश बहन, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में एक बात को डालना पड़ेगा। आज फोबिया है कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी के नाम पर हुआ हो रखा है कि अंग्रेजी जी है। आप आश्चर्य करेंगे 204 देशों में से केवल 11 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। बिल्कुल। मैं यूरोप में भी जाता हूँ तो आप हॉलैंड में चले जाइए, वहाँ आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं मानेंगे, वहाँ की जो डच है वो बोलेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। चाइना में चले जाइए, चाइना में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया जाता। कम्युनिकेशन की जो भाषाएं हैं उनको सीखना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु अपनी मातृभाषा को छोड़ करके आप दूसरी भाषाओं का एक फोबिया बना करके और स्टेटस सिंबल अंग्रेजी को बना करके, हिंदी को ना बना करके, कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। और इन विचारों को परिपक्व करने के लिए हमें प्राचीन जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल शिक्षा परंपरा है, उसकी ओर हमें लौट करके आना पड़ेगा। यदि हम गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, और संस्कारों के साथ साथ हमारे जो तीज त्यौहार हैं उनकी भी पूर्ण जानकारी रहेगी। हमारे महापुरुषों का क्या इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान है वो गुरुकुलों में दिया जाएगा। और आजकल जिस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है उसको चैलेंज करने के लिए हमारे गुरुकुलों को और ज़्यादा सक्षम, सशक्त और सुदृढ़ करना पड़ेगा ताकि वो इन कॉन्वेंट स्कूलों की टक्कर ले सकें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारे ही बच्चे इन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, सुबह वो प्रेयर के नाम पर जीसस की प्रेयर करेंगे और गले में क्रॉस टंगा हुआ दिखाई देगा। ये आजकल हो भी रहा है, इससे सावधान होने की आवश्यकता है। और इसीलिए आपको वैदिक संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा,
गुरुकुलों में अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को डालना पड़ेगा। जी स्वामी जी, मैं एक आखिरी सवाल और करना चाहती हूँ आपसे। जैसे अभी आपने गुरुकुलों की बात कही जी। कि बच्चों को आजकल का जो वातावरण उसको देखते हुए हमें गुरुकुलों की तरफ पढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में एक, मैंने शायद पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि लोगों के मन में एक भ्रांति है कि गुरुकुल में तो सिर्फ आपको चोटी रखवा देंगे, बस वो अपना कटी वस्त्र पहनना सिखाएंगे, वहाँ पे आपको यज्ञ पवित्र रखवा देंगे, आपको हवन यज्ञ करना सिखाएंगे। तो जो आजकल की जो मॉडर्न जो शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन जो है, उससे दूर रखा जाएगा, ये एक धारणा बनी हुई है लोगों में। तो इसके लिए क्या गुरुकुलों में किस तरह का परिवर्तन अभी होगा या करना चाहिए? मुकेश बहन, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, IAS IPS बनाने से पहले मनुष्य बनाने की बात कीजिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यदि एक मनुष्य है, कोई व्यक्ति वास्तव में जो मानव है, यदि वो इंजीनियर बनता है, IPS बनता है, IAS बनता है, तो वो एक अच्छा IAS बन सकता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के घर पर छापा पड़ता तो 400 करोड़ रुपए मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। आप रोज़ देख रहे हैं कि बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं, बड़ी बड़ी राशि मिल रही है पैसे की। यदि वो गुरुकुलों जैसे शिक्षण संस्थानों में पढ़े होते तो वो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण होता, धर्म के प्रति समर्पण होता, माँ बाप के प्रति समर्पण होता। आज जो कॉन्वेंट टाइप के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ करके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, माँ बाप अपना पूरा पैसा, पूरी ताकत लगा करके उनको विदेशों में भेज रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम यह निकलता है कि वो बच्चे विदेशों में सेट हो जाते हैं और माँ बाप की कोई हालत पूछने वाला नहीं रहता। आते ही नहीं भारत में वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आशा सहगल नाम की वो जो हमारी एक माताजी पिछले दिनों गुजरी, जिनका देहांत हुआ है, क्या उनकी हालत थी, ऐसी है। तो वो स्टोरीज थी जो सामने आ गई। लाखों परिवारों के साथ आज ये है कि जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा करके बच्चों को विदेश भेजा, आज वो बच्चे उनकी हालत पूछने के लिए तैयार नहीं हैं। बात रही आजकल का जो पाठ्यक्रम है, चाहे CBSE के पाठ्यक्रम की बात हो, चाहे हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की बात हो, ये जो पाठ्यक्रम है, इसकी शिक्षण देते देते बच्चे को प्राचीन वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत रखना, उसकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा, उसके जीवन में योग भी आए, मेडिटेशन भी आए, आध्यात्म भी आए, यज्ञ भी आए, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में आए, ये हम दिनचर्या लेकर के गुरुकुलों में काम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम वो भी है, उसके साथ साथ चाहे वेद है, निरुक्त है, महाभाष्य, इनको भी पढ़ाने का काम चल रहा है ताकि हमारी प्राचीन संस्कृति वो बच सके। और मैं तो ये मानता हूँ कि मानव निर्माण का केंद्र जो है वो गुरुकुल है। मानव निर्माण हमारी प्राथमिकता है। और गुरुकुलों से निकलने के बाद सिर्फ इतना नहीं कि कहीं पुरोहित बन जाएंगे या कर्मकांडी बन जाएंगे। गुरुकुल धीरनवास से ही निकल करके मैं बहुत लोगों के, ऐसे लोगों के नाम जानता हूं जो यहाँ गुरुकुल में पढ़े और उनके बाद अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी। राजवीर फरटिया जी हैं भिवानी में, आप सभी जानते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बनवारी लाल जी इसी गुरुकुल में पढ़े, आज रेलवे के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजनेस में गए हैं। कितने ही ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ से पुलिस में, यहाँ से निकलने के बाद पुलिस में लगे हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ से जाने के बाद शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कितने ही ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ से जाने के बाद समाज सेवा में अपना कार्य कर रहे हैं। तो गुरुकुल तो एक मानव निर्माण का केंद्र है और अच्छे मानवों की आज आवश्यकता है, क्योंकि मानव निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत ही गहरी बातें आपने करी हैं आज, और वास्तव में कहीं ना कहीं ये सच है। आप अपने बच्चों को मॉडर्न शिक्षा से ओतप्रोत रखिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मूल जो हमारा है उससे जोड़ के रखना बहुत ही ज़रूरी है। समय है, जाग जाओ, यही स्वामी जी का भी बातों में निर्देश था। और ऐसी वीडियो लेके हम आपसे मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन मुकेश, आपका भी।